अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ही नवंबर शुरू होता है और हवा में वो हल्की सी ठंडक आती है, आपके घर में भी ऐसा होता है क्या कि किसी ना किसी को सर्दी खांसी पकड़ ही लेती है? अरे ये तो हर घर की कहानी है। मेरे यहाँ तो ये पक्का है, हर साल का यही है। और हम सब मान के बैठ जाते हैं कि भाई मौसम बदल रहा है तो ये तो होना ही था। पर क्या ये सच है? या ये बीमारियां मौसम की नहीं, हमारी जानकारी की कमी की वजह से आती हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो हेमंत ऋतु यानी ये सर्दियों का शुरुआती मौसम बीमार होने का नहीं, बल्कि बल्कि साल का सबसे ज्यादा ताकतवर और सेहतमंद महसूस करने का समय है। जो कुछ भी होता है वो सिर्फ मौसम के साथ तालमेल न बिठा पाने की वजह से होता है। कमाल है। मतलब हम सब कुछ बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हाँ। हमारे पास आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी है और हम इसी में से आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान ऋतुचर्या को खंगालेंगे। मकसद साफ है, ये समझना कि सर्दियों का पूरा फायदा कैसे उठाएं, वो भी बिना डॉक्टर के चक्कर काटे। बिल्कुल। जैसा कि इस प्लेटफॉर्म का एक मूल सिद्धांत है, अज्ञानता रोग और ज्ञान आरोग्यता। तो आज हम इसी ज्ञान पर बात करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। ये शब्द ऋतुचर्या सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। ऋतु मतलब मौसम और चर्या मतलब आपकी दिनचर्या या रूटीन। ओके। तो ऋतुचर्या का मतलब हुआ मौसम के हिसाब से अपने रहन सहन और खान-पान को बदलना। देखिए, आयुर्वेद का बेस ये है कि हमारा शरीर 5 चीजों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। और इन्हीं से वो 3 दोष बनते हैं जिनके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं: वात, पित्त, कफ। एकदम। तो आसान भाषा में कहें तो वात मतलब शरीर में हवा और मूवमेंट से जुड़ी हर चीज। पित्त यानी गर्मी और मेटाबॉलिज्म। और कफ मतलब शरीर का स्ट्रक्चर जो उसे जोड़े रखता है। बीमारी तब होती है जब इन तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। और हर मौसम का इन पर अलग असर होता होगा। बिल्कुल। हर मौसम इन तीनों पर अलग अलग तरह से असर डालता है। ऋतुचर्या बस उसी बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने का एक तरह से साइंस है। समझ गया। तो अब आते हैं हमारे आज के मौसम, हेमंत ऋतु पर। इस मौसम में ऐसा क्या खास होता है कि ये हमारे शरीर के सिस्टम को इतना बदल देता है? यहीं पर सबसे मजेदार बात है, जैसे ही बाहर ठंड बढ़ती है हमारा शरीर खुद को गर्म रखने के लिए एक काम करता है। क्या? वो त्वचा के रोम छिद्रों यानी स्किन पोर्स को सिकोड़कर बंद कर देता है। अच्छा, एक तरह का ऑटोमेटिक बॉडी हीटर ऑन हो जाता है ना? बिल्कुल सही। अब शरीर की जो गर्मी है वो बाहर निकल नहीं पाती, तो वो अंदर ही जमा होने लगती है। इन नोट्स में एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। बताइए। सोचिए एक भट्टी जल रही है। अगर आप उस पर बाहर से गीली मिट्टी का लेप कर दें तो उसकी आग बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि अंदर ही और तेजी से धधकेगी। वाह! मतलब जो भारी भरकम खाना गर्मियों में पचाना मुश्किल होता है, उसे खाने का बेस्ट टाइम असल में सर्दियां हैं। ये तो पूरी तरह से काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ, हमारी पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, इस मौसम में अपने पीक पर होती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। वो क्या? अगर इस तेज आग को सही समय पर सही ईंधन यानी पौष्टिक और भारी भोजन नहीं मिला तो क्या होगा? तो वो आग शरीर के अंदर ही कुछ और जलाना शुरू कर देगी। बिल्कुल। वो आग शरीर के अपने ही टिश्यूज यानी धातुओं को खाना शुरू कर देती है। और इसी वजह से इस मौसम में लोगों की स्किन ड्राई होती है, होंठ फटते हैं और बिना वजह कमजोरी महसूस होती है। शरीर अंदर से सूखने लगता है। ये पाचन अग्नि वाली बात तो फैसिनेट कर रही है। अगर हमारे अंदर की भट्टी इतनी तेज जल रही है तो जाहिर है कि उसमें सही ईंधन डालना सबसे जरूरी होगा। तो इस मौसम में एक आइडियल दिन कैसा दिखना चाहिए? क्योंकि इस मौसम में रातें लंबी होती हैं, तो सुबह उठते ही तेज भूख लगना एक अच्छा साइन है। तो सुबह फ्रेश वगैरह होने के बाद सबसे पहले कुछ मीठा, खट्टा या नमकीन खाना चाहिए। मतलब खाली पेट नहीं रहना है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद आता है अभ्यंग यानी तेल मालिश। ये इस मौसम में कंपलसरी है। रोज तिल या सरसों के तेल से पूरे शरीर की अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए। इससे ड्राइनेस कम होगी। ड्राइनेस भी कम होगी और शरीर में वात भी कंट्रोल में रहेगा। और मालिश के बाद आता है व्यायाम। अच्छा, इन नोट्स में लिखा है पहलवानों के साथ कुश्ती करें। अब रोज सुबह मुझे कोई पहलवान तो नहीं मिलेगा कुश्ती लड़ने के लिए, पर मैं इसका मतलब समझ रहा हूँ। क्या समझे आप? मतलब यह है कि शरीर में इतनी ताकत होती है कि उसे चैलेंज करना चाहिए।
हल्के फुल्के योग से शायद काम नहीं चलेगा। आप बिल्कुल सही समझे। मतलब है कि खूब मेहनत वाला व्यायाम करें जिससे शरीर में ताकत बढ़े। और यहीं पर एक और जरूरी बात आती है जो नहाने से जुड़ी है। 1 मिनट, आपने कहा था कि शरीर के पोर्स बंद हो जाते हैं, तो नहाने से पहले उन्हें खोलना भी पड़ेगा? एग्जैक्टली इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में नहाने से पहले पसीना निकालना जरूरी है। अच्छा। आप या तो अच्छी कसरत करके पसीना निकालें या अगर सुविधा हो तो स्टीम बाथ लें। पसीना निकलने के बाद जब शरीर थोड़ा ठंडा हो जाए तब हल्के गर्म पानी से नहाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। अच्छा, इन नोट्स में शौच के बाद पानी इस्तेमाल करने को लेकर भी एक बहुत खास बात लिखी है। जी, और ये बहुत बहुत जरूरी है। ठंड के मौसम में भी ज्यादातर लोग गुदाद्वार साफ करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो आम बात है। ये जानकारी जहां से हमने ली है वहां साफ लिखा है कि ये बवासीर या पाइल्स का एक बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि ठंडे पानी से वहां की नसें सिकुड़ती हैं जिससे कब्ज और आगे चलकर दूसरी समस्याएं होती हैं। तो वहां भी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए? जी बिल्कुल। कमाल है। ये वो जानकारी है जो शायद पीढ़ियों से चली आ रही थी और अब हम भूल चुके हैं। जी चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, खाना पीना। जब पाचन की भट्टी इतनी तेज है तो उसमें क्या डालें? क्या इसका मतलब है कि मैं जितने चाहूं उतने पराठे खा सकता हूं? एक तरह से हाँ। इस मौसम में 3 तरह के स्वाद यानी रस पर जोर देना है। मधुर यानी मीठा जैसे दूध, गुड़, घी। अम्ल यानी खट्टा जैसे नींबू, टमाटर। और लवण यानी नमकीन। ये तीनों स्वाद भारी होते हैं, शरीर को पोषण देते हैं और बढ़े हुए वात को शांत करते हैं। मतलब जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन टाइम है। बिल्कुल गोल्डन टाइम है। और तीखा, कड़वा, कसैला, मिर्च मसालों का क्या करें? उनका इस्तेमाल भी करना है लेकिन सोच समझकर। कटु यानी तीखा रस जैसे मिर्च, अदरक, लहसुन तब ज्यादा खाएं जब ठंड बहुत ज्यादा लग रही हो, पर कड़वी और कसैली चीजें कम खानी चाहिए। ठीक है। और हाँ, एक खास बात मोटे लोगों के लिए कही गई है कि वो मीठा और नमकीन थोड़ा कम करके तीखा और खट्टा थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं। और ऐसी कौन सी गलती है जो हमें खाने पीने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? 2 गलतियां सबसे आम हैं। पहली, उपवास रखना या बहुत हल्का फुल्का रूखा खाना। अच्छा। ऐसा करने से शरीर की आग और भड़क जाएगी और वो शरीर को ही खाने लगेगी। और दूसरी, हम ठंड से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा गर्म तासीर की चीजें जैसे सौंठ या काली मिर्च का काढ़ा पीने लगते हैं। ये भी गलत है, वो पहले से तेज आग में और घी डालने जैसा है। ये तो ही खाने की बात, लेकिन कुछ और आम गलतियां हैं जो लोग करते होंगे। एक बहुत बड़ी गलती है गरम और ठंडे का कॉम्बिनेशन। सोचिए, आपने गर्मा गर्म हलवा या घी वाला पराठा खाया। हाँ। और उसके तुरंत बाद फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया। आयुर्वेद में इसे जहर की तरह माना गया है। अरे बाप रे। इससे शरीर में कफ जमा होता है जो उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन अगली ऋतु यानी बसंत में सर्दी, जुकाम और एलर्जी बनकर बाहर आता है। तो हमेशा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए? हमेशा। और दोपहर में सोने का क्या? सर्दियों की धूप में तो नींद बहुत अच्छी आती है। उससे भी कफ बढ़ता है, इसलिए बचना चाहिए। लेकिन एक और बहुत जरूरी सावधानी है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, और वो है खाना पकाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करें। तेल मतलब सरसों का तेल, घी, इसमें भी कोई नियम है? बहुत बड़ा नियम है और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण नियम हो सकता है। रुकिए, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। मतलब जिस तेल से हम मालिश कर रहे हैं उसमें खाना नहीं बनाना चाहिए, ये क्यों? यही तो बात है। नियम है, शरीर को बाहर से गर्म और अंदर से ठंडा रखो। बाहर से गर्म, अंदर से ठंडा। जी, मालिश के लिए आप सरसों या तिल का तेल इस्तेमाल करें। इनकी तासीर गर्म होती है। ये त्वचा पर गर्मी पैदा करके बंद रोम छिद्रों को खोलने में मदद करते हैं। ठीक है। और खाने के लिए अंदर से ठंडा रखने का क्या मतलब है? अंदर जठराग्नि की वजह से पहले ही बहुत गर्मी बढ़ी हुई है, उसे शांत करने की जरूरत है ना? हाँ, सही बात है। इसलिए खाना पकाने के लिए सबसे अच्छी चीज है घी। घी की तासीर शीतल होती है, वो अंदर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है। हम सर्दियों में अक्सर सरसों के तेल में खाना पकाते हैं जो खुद गर्म होता है। इससे शरीर के अंदर की गर्मी और बढ़ जाती है जो हमें नहीं चाहिए। वाह। तो नियम याद रखिए, बाहर सरसों का तेल, अंदर घी। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सबसे बड़ी सीख क्या है? सार ये है कि हेमंत ऋतु बीमारियों का मौसम नहीं बल्कि सेहत बनाने का, शरीर की ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है। चाबी बस एक ही है,
अपनी बढ़ी हुई पाचन अग्नि को पहचाने और उसे सही भारी ईंधन दें। एकदम। शरीर को अंदर से घी से चिकना रखें और बाहर से तेल मालिश और गर्म कपड़ों से गर्म। और जैसा कि हमारे सोर्स आरोग्य भारत प्लेटफॉर्म का मकसद भी यही है, सही जानकारी से लोगों को सेहतमंद बनाना, दवाओं पर निर्भरता कम करना। बिल्कुल। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सारे नियम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हैं। अगर कोई पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उन्हें कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या वैद्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जाते जाते एक आखिरी ख्याल, इन नोट्स में ऋतु संधि की बात की गई है, यानी जब एक मौसम खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। कहा गया है कि कोई भी बदलाव अचानक नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे अपनाना चाहिए। बिल्कुल। ये जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि हमारी आज की लाइफस्टाइल की कितनी स्वास्थ्य समस्याएं शायद सिर्फ मौसम के साथ तालमेल न बिठा पाने का नतीजा है। और क्या सेहत का ये खजाना सिर्फ हेमंत ऋतु में छिपा है, या हर मौसम अपने साथ सेहत का एक नया अध्याय लेकर आता है।